टॉपिक है अपनों परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और ये पिछली बुक में नहीं था, इसी बुक में है, तो ये आ सकता है भाई। क्या है? परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मान लिया ये नाभिक है, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा मैं, जिस पे आवेश कितना है Zd। अब एक वर्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, यानी कि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक साइड से देखोगे तो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड से देखोगे तो कैसा होगा? साउथ पोल। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है। समझ में आ रही बात? सामने से देखोगे तो साउथ भी हो सकता है, और पीछे से देखोगे तो क्या होगा? नॉर्थ। वो डिपेंड करेगा किस पे कि ये अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है, इस टाइप से अगर चक्कर लगा रहा है, तो कौन सा पोल होगा? कौन सा पोल बनेगा? बोलो। और इस टाइप से चक्कर लगाएगा तो साउथ पोल, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें विद्युत धारा। I बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। समय कितना होगा? आवर्तकाल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर, और जब ये एक चक्कर पूरा लगाएगा तो समय कितना होगा? आवर्तकाल के बराबर। अब आवर्तकाल क्या होता है? कुल दूरी बटे चाल। जब ये एक चक्कर चलेगा तो दूरी कितनी होगी? 2 पाई r बटे v। ये मान यहां रखेंगे तो I बराबर क्या होगा? E v बटे 2 पाई r। ये हो गए आपके समीकरण 1। कोई दिक्कत यहां तक? फिर इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई कि थी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है m, वो होता है कितना? NIA। लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न कितने? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही चक्कर की बात करेंगे तो क्या होगा? ये I इंटू A, और A क्या होगा? वो होगा पाई आर स्क्वायर। बोलो, जब ये चक्कर लगाएगा तो A का मान कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। M बराबर I का मान रखो इसमें, I कितना है? EV बटे 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो, कैंसिल होके M का मान कितना आएगा? M का मान होगा EVR बटे 2। बोलो। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोणीय संवेग आता है एक। क्या है? कोणीय संवेग, जिसको J वेक्टर से भी लिखते हैं और L से भी लिखते हैं। यहां अपन किससे लिखेंगे? L से। अगर आप बात करते हो कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग इंटू लंबवत दूरी। क्या है? इसका रेखीय संवेग कितना होगा? M इंटू V। और जिस अक्ष के अबाउट ये घूम रहा है या केंद्र से इसकी लंबवत दूरी कितनी है? R। तो इसका कोणीय संवेग कितना होगा? MVR। बोलो। अब इस इक्वेशन के अंदर अपने पास M नहीं है। अरे बोलो, क्या नहीं है? M। एक सूखो डस्टर ले गया यार, वो गिल्लो रे, ले गया वो कोई। देखो ऊपर नीचे M से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। M क्या है यहां पे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और कैपिटल M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कैपिटल M बराबर ये हो जाएगा कितना? EMVR बटे 2M। बोलो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? कोणीय संवेग। तो M बराबर क्या होगा? EL बटे 2M। बोलो, अगर यहां कोई और आवेश होगा तो इसे लिख सकते हैं Q। कितना? Q बटे 2M का भी एक स्पेशल नाम है, Q बटे 2M। इसे क्या बोलते हैं? जाइरो अनुपात। क्या ये? जाइलो नहीं, जाइरो अनुपात। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां आने के बाद बोर नाम का एक साइंटिस्ट आया था, उसने आपकी केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो क्या मैं यहां से L का मान ये लिख सकता हूं? समझ में आ गई क्या बात? बोर ने 3 परिकल्पनाएं दी थी, उसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग कितना होता है? h/2 पाई का पूर्ण गुणज। तो ये n और ये h/2
2 पाई। बोलो, ये मान यहां रखेंगे तो m बराबर क्या जाएगा, m बराबर होगा E। आप यहां नेगेटिव आवेश ले सकते हो, समझ में आ रही है ना बात भाई। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये होगा आपका 2m, और ऊपर मान रखोगे तो ये होगा h/2 पाई, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n से। बात समझ में आ गई। ये जो सारी चीजें देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्लांक कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट ही होता है ना, ठीक है। 2m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और पाई, ये सारी चीजें क्या है, नियत है। इसे क्या बोलते हैं, जाइरो अनुपात, सॉरी इसे बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। क्या है, बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, यही तो है। अरे बोलो, इसके बाद m बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण n और ub लिखा होगा, यही है। ub यहां क्या है, बोर मैग्नेटोन है, और ub का मान भी होगा इसमें। एक ub का जो मान होता है वो कितना होता है, 9.2 इंटू 10⁻⁻, ये वैल्यू याद रखनी है। एक बोर मैग्नेटोन बराबर 9.2 गुणा 10⁻⁻24, और मात्रक क्या है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये पूछ सकता है कि बोर मैग्नेट क्या हो गया बेटा, क्यों बात क्यों सो, बोलो तो भजन चल रहा है। आज तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूं मैं, हैं? अगर ध्यान पूछ ले एक बोर मैग्नेटोन को मान कितना है, तो 9.2 गुणा 10⁻⁻24, और मात्रक क्या लगेगा, एम्पियर इंटू। अगर पूछ ले बोर मैग्नेटोन का मात्रक क्या है, तो क्या होगा, अरे यार, ठीक है। इसके बाद आगे टॉपिक क्या है, आगे है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ये नियम आपको खुद को याद करने हैं भाई, ठीक है। रेखीय धाराओं के लिए अपन कौन सा नियम लगाते हैं, ये अंगूठा होना चाहिए धारा की दिशा में, अंगूठा होना चाहिए धारा की दिशा में, और जिधर उंगलियां रोटेट होगी वो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर आपके पास वर्तीय धाराएं हैं, तो जैसे मान लो इस टाइप से धाराएं हैं, तो उंगलियां, ये उंगलियां जो है वो किधर होनी चाहिए, धारा की दिशा में, तो ठेंगा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आगे है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखेंगे सूखो कपड़ो मंगायो लियायो किए, देख देख पूरे स्कूल में कपड़ो ही कौन पाए। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब एक आवेशित कण को आप चुंबकीय क्षेत्र में भेजते हो तो उस पर एक बल लगता है, वो होता है QVB और साइन थीटा, QVB और साइन थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का कोण है, ये V वेक्टर व B वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। अब यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। अगर अपन बात करें कि मान लो ये एक परिनालिका है, ये एक परिनालिका है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है अक्ष के अनुदिश। सुनना आप ध्यान से, एक अल्फा कण को, किसको, अल्फा कण को एक परिनालिका के अक्ष के अनुदिश अगर आप v वेग से प्रक्षेपित करते हो तो उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, 0। कितना लगेगा, 0, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है और वेग भी इसी दिशा में है, तो इस कंडीशन में बल कितना लगेगा, 0। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, अगर आपने पीडीएफ देखी हो तो, कि जब एक परिनालिका के अक्ष के अनुदिश से एक अल्फा कण को भेजा जाता है तो उसमें चुंबकीय बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि V और B के बीच का कोण कितना है, 0। अगर ऐसा होता है कि अगर कोण 90 डिग्री हो, अगर इसी कण को मैं ऐसे प्रक्षेपित करता हूं, ठीक है, तो इसमें बल लगेगा आपका अधिकतम, वो हो जाएगा कितना, VB। बोलो, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि विद्युत क्षेत्र भी साथ में हो, भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या हो, विद्युत क्षेत्र, तो एक आवेशित कण पर एक नया बल और लगेगा, उसे बोलते हैं विद्युत बल, FL, और इसे बोलते हैं लोरेंज बल। कौन सा, लोरेंज बल। आगे अपन साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे जो इसी सिद्धांत पे काम करता है। लोरेंज बल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। समझ में आ गई बात।
अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है तो एक आवेशित कण पर इतना बल लगता है और इस बल को क्या बोलते हैं अपन, लोरेंज बल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसी दिशा में V है, इसी दिशा में B है और इसी दिशा में E है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो लोरेंज बल का मान कितना होगा? क्या मैं बोल दूं इस कंडीशन में चुंबकीय बल शून्य होगा और केवल कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल। बोलो। अब यहां से है कि पहले अपन आवेशित कण को लंबवत भेजेंगे, फिर किसी थीटा कोण पे। सुनना, पहला क्वेश्चन क्या है कि जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है और V और B के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। देखो इधर, V और B के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री, यानी कि दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत। अब ध्यान से सुनना, मान लिया मैंने तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये आपको थ्योरी में भी लिखना कि माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो उस कण का पथ कैसा होता है? कैसा होता है? वर्ताकार। वो भी समझा देता हूं कैसे। देखो, मान लिया एक आवेशित कण को मैंने v वेग से प्रक्षेपित किया, ठीक है। अब इसका पथ देखते हैं, देखो कैसे होगा। ये उंगली किधर होनी चाहिए? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसे कौन सी उंगली बोलते हैं? तर्जनी। ये है मध्यमा और ये है अंगूठा। इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना आपको। ये किधर होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये धनात्मक आवेश की गति की दिशा में, या विद्युत धारा की दिशा में, या नेगेटिव आवेश की विपरीत दिशा में। ये ध्यान रखना। ये किधर है? तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में बोलो, धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा में बोलो, या नेगेटिव आवेश की विपरीत दिशा में। तो अंगूठा किसको बताएगा? बल को। अब देखो, क्या ये उंगली जो है ये तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगी और एक आवेशित कण इधर जा रहा है लंबवत, तो उस कण पे बल किधर लग रहा है? इस साइड में। अगर कोई चीज ऐसे जा रही है और उस पे बल लग रहा है इधर, तो क्या वो कण जो है वो इस टाइप से चलेगा और ये पथ कैसा हो जाएगा? वर्ताकार। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो। दोबारा बता देता हूं, थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना एक आवेशित कण Q है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो इस कण का पथ कैसा होगा? वर्ताकार। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, खालिस्तान वाला क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो उस कण का पथ कैसा होता है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या? वर्ताकार। अब मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि जब जब कोई चीज वर्त पे चलती है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो है वो अलग से कोई बल नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने भी बल है उसमें से कोई एक बल अभिकेंद्रीय बल होने का नाटक करता है। बात समझ में आ गई? इस कंडीशन में इस पे बल कौन सा लगेगा? चुंबकीय बल। और बात समझ में आ रही क्या? जैसे देखो, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। और पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? वर्ताकार पथ पे चल रहे हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा अभिकेंद्रीय बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने बताया आपको कि जब भी कोई चीज वर्त पे चलती है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल का नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल अलग से कोई बल नहीं है, कोई एक बल अभिकेंद्रीय बल होने का। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं अभिकेंद्रीय बल mv²/r, ये फॉर्मूला होता है, और इसको बराबर करेंगे किसके? चुंबकीय बल के। अब चुंबकीय बल क्या होता है? Q, V, B और साइन थीटा। थीटा यहां कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये तो है तल के लंबवत अंदर की ओर और वेग है ऐसे, दोनों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन निकालना आपको वर्ताकार पथ की त्रिज्या। वर्ताकार पथ की त्रिज्या बोलो। ये दोबारा लिखेंगे mv²/r बराबर क्या होगा? QVB। बोलो, एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर क्या आएगा? R बराबर होगा mv/QB। बोलो, क्या m × V को संवेग बोलते हैं?
m इंटू वी क्या होता है, संवेग। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं p बटे क्यू बी, बोलो। और गतिज ऊर्जा और संवेग में भी एक रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, बोलो। तो यहां से p का मान क्या आएगा, अंडर रूट 2km, बोलो। ये मान रखोगे तो ये भी त्रिज्या होगी कि 2km बटे क्यूबी। बात समझ में आ गई? ये होगी वर्ताकार पथ की त्रिज्या। आ जाओ सर, आ जाओ। मैं ओल में बडोड़ा जठाइए बैठा। फिर है इसका आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? टी। आवर्तकाल होता है क्या कि एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो क्या मैं बोल दूं 2 पाई आर दूरी ट्रेवल करेगा, और इसकी चाल कितनी है, v। क्या आर का मान है आपके पास, एम वी अपॉन क्यू बी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बटे वी और एम वी बटे क्यू बी, बोलो। v से v कैंसिल हो गया तो t बराबर क्या आया 2 पाई m बटे क्यू बी, बोलो। वह फाइल बनानी शुरू कर दी के इन्हें बाया मजाक मना लो। 4 नंबर है, मैं नंबर कौन दूंगा 4, ध्यान रखियो, क्योंकि रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। तो बना लिया, 5 पेज लिख लो यार। 3 नंबर क्या है, आवर्ती। क्या है? आवर्ती। आवर्ती को लिखते हैं n से, वो क्या होती है 1 बटे आवर्तकाल। तो क्या बनेगा ये क्यूब बी बटे 2 पाई m। फिर एक चीज और होती है कोणीय आवर्ती। क्या है? कोणीय आवर्ती, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n। आवर्ती का मान यहां से रखेंगे तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई, और n कितना है क्यू बी बटे 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर कितना आया क्यू बी बटे m। ये हो गया समाप्त। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो ये कि जब आप इसको लंबवत भेजते हो तो इसका पथ कैसा होता है। तो पथ कैसा होगा, वर्ताकार। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो वो ये पूछेगा कि आप पहले इसकी त्रिज्या निकालो, फिर आवर्तकाल, फिर आवर्ती, और लास्ट क्या है कोणीय आवर्ती। समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन में अपन इसको किस पे भेजेंगे, थीटा कोण पे। किस पे? थीटा कोण पे। और थीटा होगा 0 और 90 के बीच में, क्योंकि 0 होते ही तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, और 90 होते ही उसका पथ कैसा हो जाएगा, वर्ताकार। बात समझ में आ रही है? समझ गया कि? देखो, जब v वेक्टर तथा b वेक्टर के मध्य कोण कितना हो, थीटा, और थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो देखो इधर कि मान लिया मैंने ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। इसमें एक आवेशित कण जो है वो आपने थीटा कोण पे भेजा। किस पे? थीटा कोण पे, जिसका वेग कितना है v। तो इस v वेग के 2 कंपोनेंट होंगे। कितने? 2 कंपोनेंट। कितने? 2 कंपोनेंट। एक घटक जो है वो आएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उसे बोलेंगे अपन क्या, v कोस थीटा। कौन सा? v कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट होगा इधर जो होगा v साइन थीटा। बोलो, क्या मैं बोल दूं इस वेग के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो है वो विद्युत क्षेत्र की, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये लंबवत वाला जो कंपोनेंट है ये इसको किस पे चलाने की कोशिश करेगा, वर्त पे, और ये इसको आगे लेके जाएगा। तो दोनों के अध्यारोपण से, यानी कि जो v cos थीटा है वो तो इसको कैसी गति करवाएगा, स्थानांतरित गति, रेखीय स्थानांतरित गति।
और जो v साइन थीटा है वो इसको किस पे चलाएगा, सर्कल पे, और इसकी जो परिणामी जो पथ होगा वो दोनों के अध्यारोपण से मिलेगा। तो इसका जो पथ होगा वो किस टाइप से है, ये जिसे हेलिकल पाथ बोलते हैं, कुंडलीनुमा पथ। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब एक आवेशित कण को आप 30 डिग्री पे भेजते हो चुंबकीय क्षेत्र में तो उसका पथ कैसा होगा, कुंडलीनुमा पथ होगा। अरे बोलो, तो इसमें भी वही चीजें निकालनी है। अब देखो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होगा यहाँ पे, एम वी लंबवत। ये समझ में आया क्या लिखा है, ये वेग का वो कंपोनेंट है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे क्या आएगा, आर, और इधर इधर क्यू वी साइन थीटा और बी। बोलो यही है, क्योंकि इस बार कोण 90 नहीं है और इसका लंबवत कंपोनेंट है कौन सा, वो है वी साइन थीटा। बोलो ये यहां रखोगे आप तो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे आर, और ये हो जाएगा आपका क्यू वी साइन थीटा बटे बी। बोलो क्या एक वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फिर से त्रिज्या क्या आएगी, वो होगी एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। पिछली बार भी ये आंसर आया था, अभी जो किया था उसमें भी यही आंसर था, लेकिन वहां थीटा कितना था, 90 डिग्री। अब देखो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल ली, अब क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल जो है वो t, ये होता है 2 पाई r बटे वेग का कौन सा कंपोनेंट, जो लंबवत है। बोलो क्योंकि वर्त में उसी कंपोनेंट की वजह से चल रहा है ये, तो यहां रखेंगे अपन क्या, v साइन थीटा और r का मान ये, तो t बराबर 2 पाई r, r का मान कितना है, mv साइन थीटा बटे qb। बोलो, और इसका लंबवत कंपोनेंट है कौन सा, वो है v साइन थीटा। अरे समझ गए क्या, क्या v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो t का मान कितना आया, 2 पाई m बटे qb। क्या यही आंसर पिछले डेरिवेशन में भी आया था। अरे बोलो, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि आवर्तकाल पे ना तो वेग का इफेक्ट पड़ता है और ना ही थीटा का, क्यों, और ना आवर्ती पे, आवर्ती क्या होगी, QB बटे 2 पाई m। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि एक आवेशित कण का वेग बढ़ाने पर उसकी आवर्ती और आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अगर वो धीरे चलेगा तो देखो r बराबर क्या आया था, mv अपॉन qb। अगर वो धीरे चलेगा तो पथ की त्रिज्या कम होगी, यानी कि छोटे पाथ पे चलेगा वो, और अगर त्रिज्या बढ़ा दोगे आप तो किस पे चलेगा, बड़े वर्त पे चलेगा। लेकिन आवर्तकाल क्या रहेगा इसका, नियत, इसलिए इसे साइक्लोट्रॉन आवर्ती भी बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात, भी जो आवर्तकाल और जो आवर्ती है ना वो वेग पे निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि वेग का मान बढ़ाने पर उसी अनुपात में त्रिज्या भी बढ़ती है, इसलिए उसका आवर्तकाल और आवर्ती क्या रहती है, नियत। कोणीय आवर्ती भी वही हो जाएगी। अब इसमें एक नई चीज आती है, वो है पिच या चूड़ी अंतराल। क्या है, या चूड़ी अंतराल। ध्यान से सुनना, जब ये अपना एक वर्त पूरा करेगा, जब ये अपना एक चक्कर पूरा करेगा, मान लो ये यहां से चलना शुरू किया और क्या इसने अपना एक चक्कर पूरा कर दिया, तो क्या इसने कुछ क्षैतिज दूरी तय करी, उस क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं अपन, पिच बोलते हैं, चूड़ी अंतराल बोलते हैं। जब ये आवेशित कण अपना एक चक्कर पूर्ण करता है तो कुछ क्षैतिज दूरी तय करता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पिच बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, वेग के कौन से घटक की वजह से, समांतर घटक की वजह से, जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो पिच को लिख रहा हूं मैं x से, वो होगा क्या, वेग का वो घटक जो इसके पैरेलल है, और आवर्तकाल। बोलो समझ गए क्या। अब वेग का पैरेलल कंपोनेंट है कौन सा, v cos थीटा। क्या आपने आवर्तकाल भी निकाल लिया, आवर्तकाल क्या आया था,
2πm/qb। ये दोनों मान यहां रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, x जो है वो मिलेगा आपको कितना, v cos थीटा इंटू 2πm/qb। बोलो, तो थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। x बराबर mv और qb और साथ में 2π cos थीटा। बोलो, आप यहां तक छोड़ के आओगे तो भी सही है, लेकिन अपने को पता है कि r वर्त की त्रिज्या क्या होती है, mv sin थीटा अपॉन qb। क्या मैं यहां से mv अपॉन qb का मान निकाल सकता हूं, तो mv अपॉन qb बराबर क्या जाएगा, r/sin थीटा। बोलो, ये मान यहां रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, r/sin थीटा इंटू 2π और cos थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, कोट थीटा, tan नहीं होता, कोट थीटा। तो x बराबर क्या मिला, अरे cos बटे sin कोट, तो ये होगा r 2π कोट थीटा, यही है। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो x का मान आ गया आपके पास 2πr/tan थीटा। ये हो गया भाई साहब समाप्त। ये क्या हो गया, समाप्त। बोलो, समझ गए कि आगे देखो कि साइक्लोट्रॉन हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर, यही है। अब ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वेग वर्णनकर्ता के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति का नाम लिखो या इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसके उपयोग पीछे लिखे हुए हैं। अरे बोलो, देखो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेग वर्णनकर्ता क्यों बोलते हैं इसे। मान लिया मेरे पास ये इस टाइप से यहां है, प्लस है क्या, यहां पे है, ठीक है, और इधर माइनस। क्या मैं बोल दूं, इसमें एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया माइनस से प्लस की ओर, ये विद्युत क्षेत्र आपका, ठीक है। और इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी है जो क्रॉस है। यहां से मैंने एक धनात्मक आवेशित कणों का पुंज भेजा, पुंज मतलब जिसमें बहुत सारे कण हैं, ठीक है। क्या उन कणों पे, मान लो ये धनावेशित कण है, v वेग से जा रहे हैं सारे के सारे, क्या उन कणों पर विद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। लेकिन ध्यान यहां ये रखना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों ही क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तीनों ही क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। अरे बोलो, अब जैसे इस आवेशित कण को मैं भेजूंगा तो इस आवेशित कण पर कितने बल लगेंगे। अब आवेशित कण जो है वो विद्युत क्षेत्र यही है क्या, आवेशित कण जो है वो विद्युत क्षेत्र की, इन्हें देख लो, आवेशित कण, धनात्मक आवेशित कण मान लिया मैंने, तो ये कौन सी दिशा में जाने की कोशिश करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और इस पे बल लगेगा कितना, Q और E, समझ गए। और क्या इस पे एक चुंबकीय बल भी लगेगा, बोलो। अब मैंने बोला कि तीनों चीज लंबवत है, तीनों चीज लंबवत है। तीनों चीज लंबवत होने का मतलब, ध्यान से सुनना भाई, चुंबकीय बल जो है वो क्या होगा, Q और V क्रॉस B, यही है। जैसे मान लो एक है आई कैप में, ये मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिशा में, आई कैप में। अब ध्यान से सुनना, और B जो है वो किस में, J कैप में, और V जो है वो किस में, K कैप में। बोलो, तो क्या जो चुंबकीय बल होगा वो इन दोनों के लंबवत लगेगा। भाई V क्रॉस B है तो K कैप आएगा इसका। अरे बोलो, जो भी है J क्रॉस K क्या होता है,
आई, क्या होता है आई, नहीं समझ में बात। और इसको इस तरह से लेते हैं कि ये किधर लगे, माइनस आई कैप में लगे, किधर माइनस आई कैप में। समझ में आवे कि भाई तीन चीज है, जब वो तीनों एक दूसरे के क्या है लंबवत, और जब आप दोनों सोल्व करा तो जो बल निकल गया होगो वो आ दोनों का लंबवत होगो, तो आ दोनों का लंबवत होने का मतलब ई का नहीं आओगो। अरे बोलो समझ में आवे कि, तो क्या जो चुंबकीय बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, क्यू वी बी, बोलो। अब इस पुंज में से ऐसे बहुत सारे कण होंगे जिन पे चुंबकीय बल और विद्युत बल का मान परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होगा। तो क्या मैं बोल दूं वो कण जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, यानी कि विचलित नहीं होंगे। अगर इस कण पे मान लो चुंबकीय बल ज्यादा लगा तो इस कण का पथ ऐसे होगा, और अगर विद्युत बल लगा तो ऐसे होगा। अगर दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है तो क्या ये धनावेशित कण जो है वो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। मान लो इसमें से बहुत सारे कण आए, कुछ कण इधर जाएंगे, कुछ कण इधर जाएंगे, और कुछ कण क्या होंगे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। क्या मैं बोल दूं वो बिना विचलित हुए कण जो सीधे निकलेंगे उस पे चुंबकीय बल और विद्युत बल का मान बराबर और दिशा में विपरीत है। तो उस आवेशित कण के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q इंटू ई बराबर होगा किसके, यही है क्या, Q से Q कैंसिल हो गया तो V बराबर क्या आया, E बटे V, बोलो। इसलिए इसे वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। ये वेलोसिटी को सिलेक्ट करता है। इस झिरी में से वही कण निकलेंगे या इस झिरी में से वही धनावेशित कण पास होंगे या यहां वही कण अविक्षेपित रहेंगे। समझ में आ रही बात, जिनका वेग E बटे B के बराबर है। E बटे B से कम है वो भी नहीं निकल पाएंगे और E बटे B से ज्यादा है वो भी नहीं निकल पाएंगे। बात समझ में आ रही है। अरे बोलो एक बात और, अगर ऐसे पूछ ले E बटे B से ज्यादा है वो मान, E बटे B से ज्यादा है वो मान, ये मान लो 1 मिला आपको, मान लो 10 मीटर पर सेकंड मिला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये मान E बटे B से ज्यादा है तो वो कण किधर जाएगा, यानी इसका मतलब है E का मान ज्यादा है, तो E का मान ज्यादा है तो वो कण किधर जाएगा, इस दिशा में। अगर कम है तो इस दिशा में जाएगा। अगर दोनों बराबर है तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। ये है वेलोसिटी सिलेक्टर। अब इसके उपयोग है वो भी आपको ध्यान में रखने। इस विधि का प्रयोग किसमें करते हैं, विशिष्ट आवेश Q बाई M ज्ञात करने में। किसमें, Q बाई M ज्ञात करने में। दूसरा है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, यानी कि द्रव्यमान मापी में इसका यूज करते हैं। किसमें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना कि वेग वर्णकर्ता सिद्धांत पर आधारित एक डिवाइस का नाम लिखो तो उसे बोलते हैं द्रव्यमान मापी। क्या है, द्रव्यमान मापी या द्रव्यमान इलेक्ट्रोस्कोप। चले आगे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप, जो भी है समझ गए। आगे है साइक्लोट्रॉन। क्या है, साइक्लोट्रॉन। और ये सबसे बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। टाइम क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन है क्या। अब अपने नाभिक वाला चैप्टर पढ़ा था, याद हो तो। नाभिक वाले चैप्टर में आपने बोला कि एक अल्फा कण भागता हुआ यूरेनियम से टकराता है और यूरेनियम के 2 टुकड़े कर देता है, एक तो क्रिप्टॉन और एक ये। समझ में आएगी बात। एक बात बताओ, अगर ये अल्फा कण इसके टुकड़े कर रहा है, इसका मतलब उस अल्फा कण का वेग क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अरे बोलो,
तभी ये इसके टुकड़े करेगा। एक बात सोच के भी देख लो, अगर ये धीरे से आगे इसके टकराएगा तो क्या इसको तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बहुत ज्यादा। अब गतिज ऊर्जा आई है तो एकोनिका हाथ में लेके भगा दियो तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अरे बोलो, कोई ऐसी डिवाइस जरूर होगी जो इसकी गतिज ऊर्जा को क्या करता है? बढ़ाता है। और उस डिवाइस का नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? एक बात और ध्यान में रखना कि साइक्लोट्रॉन में अपन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम में लेते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। क्या है? विद्युत चुंबकीय युक्ति। क्या है ये? विद्युत चुंबकीय युक्ति। बात समझ में आ गई? और ये सिर्फ धनावेशित कणों को ही त्वरित करती है। किसको? धनावेशित कणों। जैसे अगर अपन बात करते हैं ऋणावेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पहली बात तो द्रव्यमान बहुत कम होता है, और जब अपन इसको भगाएंगे तो रिलेटिविटी थ्योरी ये बोलती है, आपेक्षिकता का सिद्धांत ये बोलता है कि जब किसी छोटी चीज को आप, जिसका द्रव्यमान कम है, अगर आप उसको भगाते हो तो उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और मास इंक्रीज होने का एक फॉर्मूला भी है कि 1 - v/c का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अभी मैंने समझाया नहीं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। नाभिक वाले चैप्टर में अपन ऐसा बोलते हैं कि अल्फा कण भागता हुआ जाता है, यूरेनियम से टकराता है तो यूरेनियम के क्या कर देता है? टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी बात, टुकड़े टुकड़े नहीं, 2 टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े तो फिर ज्यादा हो जाएगी बात। क्या मैं बोल दूं इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और विद्युत क्षेत्र भी होता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? सुनना कि साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिससे भारी धनावेशित कणों जैसे अल्फा, प्रोटॉन तथा ड्यूटेरॉन, इनको उचित गतिज ऊर्जा तक त्वरित करते हैं। उचित गतिज ऊर्जा तक त्वरित करते हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? समझ गए क्या? क्या है बताओ? एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो भारी धनावेशित कणों को उचित गतिज ऊर्जा तक त्वरित करने के काम में आता है। Cyclotron is an electromagnetic device which is used to accelerate heavy positive particle like proton and alpha particles. बोलो धन्यवाद। किस बात के? समझ में तुम्हें कुछ आया ही नहीं? समझ में आयोगे? चिलकड़ियां रोक के कौन सो के अंग्रेजी से आगे धक्को कौन गिरा करे? अरे सही बोले हो क्या? मैं तारे क्या समझ पाए हो? दोबारा बोलूंगे? कई बार मेरा ना मुंह अंग्रेजी फूट फूट के निकला का, मैं दोनों बोल लूं कसूती सारे दिन। हैं के एवंस बोल जा, नहीं कुछ तो बोलना ना रहे तुम। ये मेरी 4-5 लाइन रटेड़ी हुआ है भाई, बोलूं मैं? हैं बाकी तो क्या आवे ही को नहीं अपन। हाँ भाई गलत बोल दियो। हाँ ये समझ में आए हैं? मारवाना सही होगो और मारवाना गलत होगो। क्या बोला था मैंने? साइक्लोट्रॉन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सलेट हैवी पॉजिटिव पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन। सही तो बोला है, सही हो बोला। आपने कोई गलती थोड़ी कर सके। क्यों भाई साहब? चलो आगे आ जाओ। बाकी इतनी लिखे कौन सा मेरे? इतनी लिखे कौन जा? चलो साइक्लोट्रॉन क्या है समझ गया? क्या है साइक्लोट्रॉन? एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो भारी धनावेशित कणों को उचित गतिज ऊर्जा तक त्वरित करता है। और वो कण कौन से हैं? समझ में आएगी बात? चलो फिर है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत साइक्लोट्रॉन जो है वो लोरेंज बल के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे? लोरेंज बल। साइक्लोट्रॉन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? लोरेंज बल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब सुनना आगे। लोरेंज बल पता है ना? F L बराबर क्या होगा? Q E वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B वेक्टर, यही है। अब इसमें दोनों क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का क्या काम है? सुनना,
विद्युत क्षेत्र क्या करता है, एक मिनट बंद करना पड़ेगा, मतलब कुछ थमो, रुको जरा, हैं ठीक है। ए में केवल एक तो विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उस धनावेशित कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या काम आता है, उसको वर्ताकार मार्ग पे वर्ताकार मार्ग पे, समझ में आ गई बात। अगर आपसे पूछे कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखो तो आप लिखोगे साइक्लोट्रॉन जो है वो लोरेंज बल पर आधारित है। किस पर, लोरेंज बल पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उसे वर्ताकार मार्ग पे चलाता है। ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत में सिर्फ इतना नहीं लिख के आना, ध्यान रखना कि लोरेंज बल पर आधारित है। क्या लिखोगे आप कि साइक्लोट्रॉन जो है वो लोरेंज बल पर आधारित है। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र उस धनावेशित कण को किस पे चलाता है, वर्ताकार, सॉरी क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र उसे वर्ताकार मार्ग पर चलाता है। चले आगे किए बनावट, क्या है बनावट। साइक्लोट्रॉन में दो प्रश्न आ गया अभी तक। पहला है साइक्लोट्रॉन को साइक्लोट्रॉन है क्या, दूसरा है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। अब देखना इसमें क्या होते हैं, दो जो अपना इंग्लिश का डी है ना, उसके आकार के जो खोखले पात्र होते हैं धातु के, किसके, धातु के दो खोखले पात्र होते हैं। खोखले है इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ये पता है, पहले चैप्टर में पढ़ा दिया कि अगर धातु का कोई खोखला गोला है, याद करो, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। ये है, इन्हें डीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डीज, ठीक है। एक और है ये मान लिया मैंने D1 है, ये क्या है D1, और ये क्या है D2। इनका संबंध अपन किससे करते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। किससे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। उसमें शायद 2 लीटर वगैरह लिखा होगा, एक ही बात है। इसको जोड़ दिया मैंने किससे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ये ध्यान रखना, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल होता है इस टाइप से। ये किसका सिंबल है, प्रत्यावर्ती धारा का। और ये किसका सिंबल है, दिष्ट धारा का। किसका है, दिष्ट। वैसे आप बोलते हो सेल का है ये, अरे बोलो, लेकिन इससे कौन सी धारा मिलती है, दिष्ट धारा। और ये सिंबल किसका है, प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। इसे जोड़ते हैं अपन किससे, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। और इस पूरे प्रोग्राम को किसमें रखते हैं, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। थोड़े बहुत ही बना रहा हूं, ठीक है। बस इतनी है इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या है, दोबारा सुन लो कि इसमें दो अंग्रेजी के वर्ण होंगे, जो भी है यार, अंग्रेजी के अक्षर डी आकार के दो धातु के खोखले पात्र होते हैं, जिन्हें एक दूसरे के व्यास तक रखा जाता है, ऐसे। समझ में आ गई बात। और इन डी को जोड़ते हैं किससे, एक शक्तिशाली, एक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से। और उस पूरे सिस्टम को रखा कहा जाता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। अब इसकी क्रिया विधि सुना। अब एसी का ये गुण होता है कि एसी जो है वो आधे समय तक धनात्मक होती है और आधे समय के बाद ऋणात्मक होती है, यानी कि अपनी ध्रुवता बदल लेती है। समझ में आ गई बात। जैसे सुनो, अगर आधे चक्र में ये डी धनात्मक है और ये डी ऋणात्मक है, तो आधे चक्कर के बाद ये तो ऋणात्मक हो जाएगी और ये धनात्मक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। मान लिया मैंने एक धनावेशित कण को, किसको, धनावेशित कण को, ये प्लस है, और पहले मैंने मान लिया कि D1 जो है वो नेगेटिव है और D2 क्या है, पॉजिटिव। तो क्या इस आवेशित कण पर एक बल लगेगा, भाई ये नेगेटिव आवेश जो है इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऋणात्मक विभव इसको खींचेगा अपनी ओर, और ये पॉजिटिव इसको अपने से दूर भगाएगा। तो क्या इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और जैसे ये D के अंदर प्रवेश करेगा, तो D के अंदर प्रवेश करते ही विद्युत क्षेत्र गायब हो जाएगा। और इसका जो वेग होता है वो इसी टाइप से बनाते हैं कि वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, और जैसे ही लंबवत होगा तो ये किस पथ पे चलेगा, वर्ताकार पथ पे। और जैसे ही यहां आएगा तो एसी का गुण होता है कि वो अपनी ध्रुवता बदल लेती है, तो ये तो क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, फिर से इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और जैसे आएगा फिर ये वर्त पे चलेगा। तो क्या मैं बोल दूं ये इस टाइप से चलता ही रहेगा? अरे बोलो, क्या मैं बोल दूं इसकी त्रिज्या बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, यानी कि इसका वेग बढ़ रहा है। और याद करो फॉर्मूला क्या था, mv/qb। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बढ़ेगी और लगातार ये जो कण है ये ऐसे घूमता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब इसकी त्रिज्या किसके बराबर हो जाए, इस d की त्रिज्या के बराबर होती है। ये अप्रोक्स लगभग 1 लाख राउंड लगवाते हैं, कितने 1 लाख चक्कर लगाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार 1 लाख, ठीक है। यहां फिर एक विंडो होती है, खिड़की होती है और इसको किरण पुंज के रूप में निकाल लेते हैं और टारगेट से टकराते हैं और यूरेनियम के क्या हो जाते हैं, कुतड़े कुतड़े हो जाते हैं। समझ गए क्या? 2 ही होते हैं, ध्यान रखना है, समझ आई बात। वो काल परसों एक मैं देखे वो बनाए करे, वो जाके साइकिल लेके गए हो, बोले भाई साहब मेरी गाड़ी का है कुत्ता फेल हो रहा है, मेरी गाड़ी का कुत्ता फेल हो रहा है। बोले कुत्ता का लड़का कितना रुपया लोगा? बोला अरे कुत्ता का लड़का रुपया लगेगा 50। बोले यार मेरे का रिपड़ा 10 है, कोई कूरी हुई गाल देगा। समझ में आ गई बात? समझ गए? अब सुनो, ये तो इसकी वर्किंग बता दी मैंने पूरी। अब इसमें कैलकुलेशन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, साइक्लोट्रॉन है क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसकी बनावट। समझ गए? ये डायग्राम याद कर लेना भाई। फिर है इसमें अपन निकालेंगे त्रिज्या, दूसरा आवर्तकाल, आवर्ती, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, चक्रों की संख्या। समझ में आवे कि क्या कर दियो? आज तो होगा, आज तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाने लग रही हूँ। आज ही ना आवे तो फिर कभी नहीं आवे हैं। अब वो आज भी खोने आए वो नान दिल है। देखो त्रिज्या के लिए वही लगाएंगे, अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल QVB बोलो रे, तो R बराबर के हो जाएगो mv/qb। समझ गए? इसको संवेग लिख सकते हैं P/qb, इसको टूम लिख सकते हैं 2mk/qb। ये आ गई क्या इसकी त्रिज्या। अब दूसरी बात आवर्तकाल। आवर्तकाल और प्रोग्राम समझा दियो सुबह को ही चल है। आवर्तकाल T बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूंगे 2πm/qb बोलो, ठीक है। बावर्ती छोरे एक दूसरे का मुंह कान देखा कौन सीन कहे हुए है ना, कौन को आवर्ती है क्या हुआ QB/2πm बोलो। कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती के वे ओमेगा, के वे ओमेगा, के वे ओमेगा, के वे ओमेगा। अपने स्कूल में तो कौन नहीं कोई जीवती रहे। हाँ कंचन का पीढ़ी समझ में आई है बात, करिए धीरे से गैर सो लगाए है नहीं कि कोई और हो, कोई और हो गए कौन हो? हाँ जीवता रहो, चल आगे। अरे समझ में तो अंत होगो, आओ सगड़ो आज तो अगाऊ आवे मारे। तू समझावा को नहीं पहले ही समझ जा, तू बोल रहा को नहीं पहले मन बेरो पड़ जाए अगली चीज आ बोलना रो है नहीं घनश्याम। अब आगे क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा। यहां के बाद ये नई चीजें ध्यान से सुनना। गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर के वह 1/2 mv² बोलो। अब आपने कन v बराबर है के है, आपने कन r बराबर कितो है mv/qb बोलो आना, ठीक है। v बराबर क्या आ गयो, v बराबर आ गयो r/qb/m बोलो, यानी कि इनने इन गुणा कर देंगे और m को भाग दे देंगे। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गयो 1/2 m आगे m का पोलियो हो रही तो ढंगो है m
एम आर स्क्वेर क्यू स्क्वेर बी स्क्वेर बटे एम स्क्वेर। एम कट गयो एक एम। तो हाँ भाई जी क्यों अंशो गतिज ऊर्जा बराबर है, हाँ ये भी सही है, 1/2। मैंने कह रुक जा वो चुटकला सुनेडो एक तारो एक मेरे पर को गपीडो क्या हो गपीड़ कर लिया कर दो भाई जी 3 जानगी। जब वो एक बार सास रह गयो कहते गयो सास रह गयो जो सागे एक ने और ने ले गयो बोले भाई जी मैं गप मारू नहीं तो तू नहीं कर दे बोले ठीक। तो वो तो बजाते गपीड़ ना तो मेरे को तो काम क्यों गपीड़ फेंकनी सुन लेना होगा थारे पर कोई बात नहीं सुन लो यार दोबारा सुन लो कह रहने दो आने दो। हाँ बोलो गपीड़ ना दो वो भाई 3 जाने की गपीड़ा मारा कर दो। जब वो तो जानते ही शुरू हो गया चाय कौन भी वो पहले ही बोले जी सुनो बोले सुनाओ शुरू हो गया क्या थे बोले हमारे गांव में एक ईशो बंदर है हमारे गांव में एक ईशो बंदर है मगर 50 फुट की पूंछ है ये 50 फुट की पूंछ है वो करे वो क्या पड़ोसी भी और दोस्त क्या बोले ना जी बात नापी थोड़ी लगी सिर्फ कौन नापी वो है 25 फुट को ही है वो फिर वो कह जी ना जी बात 10 फुट की है बोले ना जी 3 फुट की है वो फिर बोले ना जी 1.5 फुट की है फिर वो तो वो मजा ले वो कह तो भाई जी बंदर ने बिना ही पूछ को कहूँ के समझ गया कि मियाँ रोक दोगे हाँ ते कर दिया कर ज्यादा होगी मास्टर अब कर दे कर रुक जा मास्टर काट दूंगा तो काटनी पड़ेगी बोले टेंशन ना लो थे। गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी बाकी मेरा मुंड बढ़िया मैं ये चढ़ा दूंगा आपने के कोई अपने खुद को चलने लग कोई गोली थोड़ी मारा आपने क्या हुआ गोरे आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे एम आ गई गतिज ऊर्जा। अगर अपन पूछ ले अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कद आवेगी जद आ छटोड़ी त्रिज्या बराबर हो जाएगी क्या बडोड़ी त्रिज्या का बडोड़ी त्रिज्या कहेंगे डीज की त्रिज्या कहेंगे डीज की त्रिज्या बोलो समझ गए क्या। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा अधिकतम छटोड़े आर की जगह क्या लिख दिया मटोड़ो आर तो 1/2 ओ आर स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर ओ बी स्क्वायर बटे एम बोलो आना। अब अपन पूछेगा कि अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करने तक वो कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है अब कंसेप्ट सुनो आप एक फॉर्मूला पढ़ो का V बराबर हुआ है W बटे Q क्या होता है W बटे Q कौन से चैप्टर में सेकंड चैप्टर में ये क्या है क्यों विभव ओ कार्य ओ तो कार्य बराबर क्या हो गया V इंटू Q। क्या मैं बोल दूं किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब सुनो भी जब आप 1d में चक्कर लगाओ क्या मैं 1d में तो दोनों प्लेटा के बीच को विभांतर कितना है v अरे बोलो दोनों प्लेटा के बीच को विभांतर कितना है v तो क्या मैं बोल दूं इसको आधे चक्कर में इतना कार्य करना पड़ेगा समझ में आवे। और जब आधो चक्कर और लगाओगे तो क्या इतना ही काम और करना पड़ेगा क्योंकि फिर से डीज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v है डी के बीच का विभांतर कितना है v तो क्या मैं बोल दूं एक चक्कर में इसको इतना काम करना पड़ेगा तो w बराबर क्या हो जाएगा 2vq बोलो एक चक्कर में इतना काम टोटल चक्कर मान लो कितने n उसको बराबर कर दो किसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि के। अरे बोलो दोबारा समझ जा लो भाई जब एक चक्कर लगाओ जो कितनी एनर्जी बढ़ेगी कितो काम करना पड़ेगा v इंटू क्यू जब एक आधो चक्कर और लगाओ जो कितो काम करना पड़ेगा v क्यू टोटल काम कितना होगा 2vq। बात समझ में आई। ये किया गया कार्य चक्कर मान लें कितना n ये किया गया कार्य बराबर कर देंगे किसके गतिज ऊर्जा के। माना इसने कितने चक्कर लगाए n तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है 1/2
आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम। बोलो ये बराबर होगा किसके? 2v/q और फेरे कितने लिए उसने? n। समझ गए? हाँ मुड़ के n बराबर क्या हो जाएगो? 1/4 हो जाएगो। देखो हो जाएगो, 2 को भागो लगाऊंगा, वो आर स्क्वायर हो जाएगो, नीचे क्यू आओगे ऊपर लो क्यू एक कम हो जाएगो, और बी स्क्वायर बोलो नीचे क्या आ जाएगो? m/v। क्या घनश्याम इसे मैं संवेग लिख दूं? m/v नहीं लिख सकते इसको संवेग। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विभव है, ध्यान रखना ये क्या है? विभवांतर है। और ये इसी के साथ समाप्त हो गया शायद। फिर है सीमा। कौन है? सीमा किसकी है? साइक्लोट्रॉन की है, ध्यान रखना ये बात। सीमा किसकी है? साइक्लोट्रॉन की। और कितनी सीमा है? 2 सीमा है, और दोनों ही किसकी है? साइक्लोट्रॉन की। ये भी गजब की बात है। पहली सीमा, अब देखो साइक्लोट्रॉन की सहायता से अपन उदासीन कणों को, कैसे कणों को? उदासीन कणों को, यानी कि अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को आप त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ना तो इस पे विद्युत बल लगेगा, अरे बोलो, और ना ही इस पे चुंबकीय बल लगेगा। समझ गए क्या? इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी। फिर है साइक्लोट्रॉन की सहायता से आप इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और जब आप इसको भगाते हो तो रिलेटिविटी थ्योरी ये बोलती है, आपेक्षिकता का सिद्धांत ये बोलता है कि इसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए एक और डिवाइस काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं बीटाट्रॉन। क्या है? बीटाट्रॉन, ये ध्यान रखना है। फिर है साइक्लोट्रॉन के यूज, उपयोग क्या है? पहला उपयोग, इसका उपयोग नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में किया जाता है। ये तो पहले ही बता दिया मैंने। किसमें करते हैं? नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में। दूसरा है रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में। तीसरा क्या है? कि किसी धातु में अल्फा प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन को अध्यारोपित करने में। किसमें? अध्यारोपित करने में। अब साइक्लोट्रॉन के दोबारा सुन लेना कितने क्वेश्चन बने वाला। पहला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन है क्या? दूसरा, साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। तीसरा है उसकी बनावट और डायग्राम। चौथा है उसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा? त्रिज्या आएगी, आवर्तकाल आएगा, आवृत्ति आएगी, कोणीय आवृत्ति आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा आएगी, और फेरे आएंगे लास्ट में। फेरे कब आते हैं? लास्ट में आते हैं, ध्यान रखना है। हाँ, और एक चक्कर में उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? 2qv। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जब साइक्लोट्रॉन अपना एक राउंड पूरा करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? वो होगी 2qv। और आधे चक्कर में पूछ ले तो qv, ठीक है। अर्ध आवर्तकाल पूछ ले तो जो 2πm/qv आए, मैं 2 को भाग दे देंगे, है। तो ये हो गया प्रोग्राम समाप्त। आज के लिए इतना ही है।